हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन कार्यक्रम में। मेरा नाम प्रियांशु है और इस कार्यक्रम में हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। उन्हें हम देखते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जोड़ते हुए कि वो किस तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी हो सकते हैं। आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है ये केस स्टडी के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में एक विवादास्पद बयान दिया गया, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। हम लोग उसके एथिकल डायमेंशंस को समझने का प्रयास करेंगे, उसमें कौन कौन से एथिकल इशूज जुड़े हुए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए GS4 में कहाँ ये टॉपिक आपके परीक्षा से जुड़ता है, इन सभी के ऊपर हम लोग एक व्यापक चर्चा आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। अगर हम एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पेपर 4 में एथिक्स और इंटीग्रिटी केस स्टडी से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखें तो यह मुद्दा GS4 के डिफरेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस में, मानव की गतिविधियों में नैतिकता के क्या क्या निर्धारक हैं, क्या क्या एथिक्स के कंसिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि इस मुद्दे के बारे में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी पूरे देश भर में इसकी भर्त्सना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। दूसरी चीज़ है मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। हमारे टॉपिक का एक सिलेबस है मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड और उसके साथ साथ सोशल इन्फ्लुएंस। तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे बैठे व्यक्ति होते हैं, उनका एक सोशल इन्फ्लुएंस होता है, उस भी दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इस विषय में कैसे सामने आता है, एक पब्लिक लीडर को किस तरीके से सेंसिटिव इशूज के ऊपर इमोशनली इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन करना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से बातचीत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज। लोक सेवा में और सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको किन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन में और गवर्नेंस में वैसे कौन कौन से वैल्यू हैं, इस केस स्टडी में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, कोड ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट। हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है, तो ऐसे प्रसंग में इन भी टॉपिक से यह मामला जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ है वर्क कल्चर, कि हमारे यहाँ पब्लिक ऑफिसेस में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, डिफरेंट पब्लिक ऑफिसेस हो, उसमें वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, विमेन फ्रेंडली होना चाहिए और जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए। तो इन सभी GS4 के टॉपिक से आज का यह केस स्टडी जुड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखें कि हमारी जो चर्चा का एक डायरेक्शन रहेगा, पहले हम लोग केस के बारे में समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या, पूरा किस मामले पर इतनी बड़ी विवाद पूरे देश में उठ खड़ी हुई है और उसका परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। दूसरी बात कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन से हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस केस से। उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा सामने आता है एथिकल इशू, यह केस कौन कौन से नैतिक मुद्दों को प्रस्तुत करता है और इसके क्या समाधान होने चाहिए, ताकि इस तरीके के विवादों का, इस तरीके के अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड इंस्टेंसेस की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। तो हम लोग पहले इस मुद्दे की बात करते हैं। हुआ कुछ इस प्रकार कि हाल में ही बिहार सरकार ने जाति गणना करवाई और उसकी विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उस दौरान भाषण देते समय बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद तरीके से लैंगिक मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसकी काफ़ी आलोचना की गई। उनके चर्चा के केंद्र में था शिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा और उसका पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंध, कि किस प्रकार महिलाओं में शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण को आगे बढ़ाने में या जनसंख्या नियंत्रण को सार्थक करने में कारगर होती है। परंतु उस मुद्दे पर बात करते समय मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे क्रूड और ग्राफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो कि उस पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, और इसी के कारण पूरे देश भर में
विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा मुख्यमंत्री के इस स्पीच की काफ़ी आलोचना की गई कि भले ही उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ठीक था, पर जिस लहजे में, जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस शब्दावली का, जिस वोकेबुलरी का प्रयोग किया, वो बहुत ही अनपार्लियामेंट्री और संसदीय और उनके पद के गरिमा के अनुकूल नहीं था। वैसी बातचीत, उस तरीके के स्टेटमेंट्स संसद में या विधानसभा में नहीं दिए जाने चाहिए। उसको लेकर पूरा विवाद हुआ। इस मामले में फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन ने भी मुख्यमंत्री के वक्तव्यों की आलोचना की, उनके स्टेटमेंट्स की आलोचना की, कहा कि ये क्रैश है, डेरोगेटरी है, ये महिलाओं की सम्मान, महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध है। महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ मांग उठी कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके के असंवेदनशील कथन उन्होंने स्टेटमेंट्स विधानसभा में दिए हैं। बात ये भी फिर आई कि जो सत्ता पक्ष है, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने मुख्यमंत्री के बचाव में कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत करना कोई गलत बात नहीं है और सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री की इसमें कोई गलती नहीं है और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो उसे एक गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा उप मुख्यमंत्री का कहना था। जब पूरा विवाद पूरे देश में बढ़ा, आलोचनाएं हुई, तो फिर बाद में बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने इस कथन को लेकर अनकंडीशनल एपोलॉजी की, उन्होंने माफ़ी मांगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और इस मामले को शांत करने का प्रयास किया। अब हम ये समझते हैं इस पूरे केस में कि किस तरीके से यह हमारे जीएस पेपर 4 और जिन टॉपिक से हमने इसे जोड़कर देखने का प्रयास किया है, किस तरीके से ये जुड़ता है, कहाँ कहाँ पर इसमें एथिकल इशूज सामने आते हैं, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट के लिए, एक पब्लिक ऑफिशियल के लिए ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एथिकल इशूज इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो केस हम लोगों ने समझ लिया है, ये मुद्दा, स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, जब हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं तो आरोपों के घेरे में मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आपत्तिजनक बयान विधानसभा में दिया, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इसमें मेन स्टेक होल्डर हैं। दूसरा कि जो सदन में अन्य सदस्य हैं, एमएलएज हैं, महिला एमएलएज हैं, वो सभी इसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं एमएलएज, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधायक हैं, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। और ये ध्यान देने लायक बात है इस मामले में कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का आपत्तिजनक बयान विधानसभा में दिया, ठीक उसी प्रकार के मिलते जुलते विवादास्पद और असंवेदनशील बयान उन्होंने जाके फिर काउंसिल में भी दिया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बिहार का, विधान परिषद, वहां पर भी जाकर उन्होंने कुछ उसी प्रकार के बयान दिए। तो इससे मामले को और ज़्यादा तुल मिला, और ज़्यादा असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी प्रकट हुई और ये मामला काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल बन गया। तो मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य एमएलएज हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि ये मुद्दा सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर है। यह मुद्दा लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं एमपीज को और एमएलएज को, उससे जुड़ा हुआ है। तो यानी यह भारत के लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसमें पार्लियामेंट और अन्य स्टेट लेजिस्लेचर्स भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो इंडियन लेजिस्लेचर भी है और इंडियन लेजिस्लेचर में भारत की संसद आती है, राज्य के विधानसभा, विधानमंडल आते हैं। अगर हम अन्य स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें जो पब्लिक एट लार्ज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसमें महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर और उनकी गरिमा को वायलेट करने की बात की गई है। तो इसमें विमेन एंड पब्लिक एट लार्ज, दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो हम कह सकते हैं कि विमेन एंड पब्लिक एट लार्ज, आम जनता, जिसमें कि काफ़ी रोष और असंतोष रहा इस पूरे मामले को लेकर, वह भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। उसके बाद अब चूंकि
आज के समय में मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पब्लिक एजुकेशन में, अवेयरनेस स्प्रेड करने में, तो मीडिया भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। मीडिया, अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमने जैसे केस की चर्चा के दौरान देखा कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो कि महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, वो भी इस मामले में उन्होंने भी अपने कमेंट इसमें दिए। तो एनसीडब्ल्यू भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। और जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, सिविल सोसाइटी ने क्रिटिसिज्म किया, तो जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, मुख्यमंत्री जैसे एक वरिष्ठ राजनेता के द्वारा, एक सीनियर पॉलिटिशियन के द्वारा दिया जाना, कहीं ना कहीं ये और भी जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर पॉलिटिकल स्पेस में पॉलिसी इशूज में जो डिस्कशन होता है उसको प्रभावित कर सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। चीफ मिनिस्टर, एमएलएज, जो लार्जर इंडियन लेजिस्लेचर है, महिलाएं हैं, आम जनता है, मीडिया है, एनसीडब्ल्यू है और राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फिर से एक बार दोहरा दें, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो वैसे व्यक्ति या एंटिटीज जिनका कि किसी मामले में हित या उनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, उनके कंसर्न्स जुड़े होते हैं, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। वैसे व्यक्ति या वैसे समुदाय, संगठन, वैसे निकाय जिनका किसी मामले में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, हित जुड़ा हुआ हो, कंसर्न जुड़ा हुआ हो, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो इस मामले में ये जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं वह इस प्रकार से। अब बात आती है एथिकल इशूज की, कि नैतिक मुद्दे इस पूरे मामले में कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एथिकल इशूज क्या है। हम देखते हैं कि यूपीएससी के परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, मेन एग्जाम में खासकर पेपर 4 में एथिकल इशूज केस में पूछे जाते हैं, केस स्टडी में एथिकल इशूज पूछे जाते हैं। आपसे सिमिलर काइंड ऑफ केस स्टडी बना के पॉलिटिशियन को रिप्लेस करके किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को रखा जा सकता है, या पॉलिटिशियन के भी विषय में केस स्टडी में पूछा जा सकता है, क्योंकि मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड आपके यूपीएससी सिलेबस का हिस्सा है। GS4 का एक टॉपिक है मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एथिकल इशू की जब हम लोग बात करें इस पूरे मामले में, पूरा मुद्दा क्यों बना? मुद्दा इसलिए बना क्योंकि एक बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया गया। भले ही पॉलिसी डिबेट करने की मंशा रही हो, इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने की मंशा रही हो, लेकिन जो भाषा थी बिहार के मुख्यमंत्री की वो डेरोगेटरी थी और असंवेदनशील थी। ग्राफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, ऐसा उन पर आरोप लगा। ग्राफिक लैंग्वेज का अर्थ होता है किसी चीज को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर बताना, अनावश्यक रूप से उसको बहुत विस्तार से बताना जिसकी जरूरत उस चर्चा के कंटेक्स्ट में ना हो। तो इसमें जो प्रमुख नैतिक मुद्दा सामने आता है वो ये है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संसद और विधान मंडल को, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रिविलेजेस दिए गए होते हैं ताकि वो खुले रूप से अपनी बातों को सदन के पटल पर रख सकें, उस पे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो सके, डिबेट हो सके और पॉलिसी मेकिंग जो है वो वाइडर हो, होलिस्टिक हो। तो इसीलिए उनको सर्टेन प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ये प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के संबंध में इंश्राइंड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो एथिकल इशू है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, क्योंकि ये प्रिविलेज पॉलिसी मेकिंग को साउंड बनाने के लिए, लेजिस्लेशन को साउंड बनाने के लिए, कानून बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए सदस्यों को दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अपने मन से जो भी आए वो सदन के पटल पर और संवेदनशील तरीके से, इनसेंसिटिव तरीके से बात को अपनी रखें या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि आर्टिकल 105 और 194 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, इसका ब्रीच बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। दूसरी चीज है कि द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है
और चीफ मिनिस्टर के पास काफ़ी पावर होती है। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस तरीके का कथन देना यह मिसयूज ऑफ पावर भी है कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपनी इम्यूनिटी को और जो उनकी शक्तियां हैं उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। तो दूसरा जो इथिकल इशू है वो है मिसयूज ऑफ पावर। और पावर ये कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने से आ रहा है। यही चीज सिविल सर्वेंट पे भी अप्लाई होती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने ये भी देखा है कई इंस्टेंसेस में कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा इनसेंसिटिव कमेंट्स दे दिए जाते हैं, चाहे वो जेंडर इशूज हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित मुद्दा हो। तो इसीलिए सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक ऑफिशियल्स को भी इन मुद्दों पर बातचीत करते समय काफ़ी संवेदनशीलता का और नैतिकता का, मोरालिटी का परिचय देना चाहिए। तो यहाँ पर हो गई बात मिसयूज ऑफ पावर की। तीसरी चीज़ है कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 में कई सारे फ्रीडम्स इनलिस्टेड हैं, उसमें एक जो फ्रीडम है वो राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये इस प्रकार का कथन वायलेशन ऑफ राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपमानजनक और असभ्य भाषा में, अश्लील भाषा में अपनी बात को रखे, और वह भी विधानसभा जैसे गरिमामयी, वैसे सैंक्टिफाइड जगहों पर। तो ये वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है। दूसरी चीज ये है कि पॉलिसी इशू पे डिबेट हो रहा था विधानसभा में, है ना। कास्ट सर्वे की डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी। मुख्यमंत्री उसी के दौरान जो महिलाओं की शिक्षा है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, इन मुद्दों को जोड़कर अपनी बात को कह रहे थे। वैसे में इतने असंवेदनशील तरीके से, नॉन सीरियस तरीके से उसको बहुत ही आप कह दें कि एक अपमानजनक लहजे में किसी बात को कहना दर्शाता है कि ऐसे मुद्दों को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है और गंभीरता नहीं है। जबकि सीरियस पॉलिसी इशूज दे रिक्वायर सेंसिटिविटी एज वेल एज सीरियसनेस। एक परिपक्व डिस्कशन होना चाहिए। तो हम लोग एथिकल इशू में कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट्स insensitivity and non-seriousness with respect to important policy issues। क्योंकि महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, सेक्सुअल एजुकेशन का मुद्दा हो या सेक्सुअल राइट्स का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे काफ़ी गंभीर और संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। उनमें ऐसे अपमानजनक तरीके की भाषा का प्रयोग करना इनसेंसिटिव और नॉन सीरियसनेस को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज पर डिस्कशन करने के लिए एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। ये सभी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मुद्दा हो, प्रजनन स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सेक्सुअल वेलनेस का मुद्दा हो, यौन स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये सभी जो इशूज हैं ये सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिकल स्पेस में अभी तक इन मुद्दों को लेकर एक जो स्वस्थ वोकेबुलरी, एक स्वस्थ शब्दावली जो विकसित होनी चाहिए थी, वो अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। तो एक एथिकल इशू ये भी है कि द इंडियन पॉलिटिकल स्पेस लैक्स अ सुटेबल वोकेबुलरी, अ मैच्योर वोकेबुलरी टू डिस्कस दीज सेंसिटिव टॉपिक्स। अगर हम आगे बढ़कर बात करते हैं अगले एथिकल इशू की, तो हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में और इस पर्टिकुलर कमेंट में जो कहा वो खासकर पुरुषों की भी गरिमा के विरुद्ध है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कम बात की जा रही है, इसके ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है। उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषों की विवाह में या सेक्सुअल इंगेजमेंट में उनकी जो एक अपनी प्रवृत्ति है वो बहुत ही नकारात्मक है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो यह मेल डिग्निटी के भी अगेंस्ट है, यह पुरुषों की गरिमा, उनके भी सम्मान के विरुद्ध है। जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत सभी को राइट टू लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ सुनिश्चित करता है।
तो मुख्यमंत्री के भाषण से पुरुषों की भी गरिमा, महिलाओं की गरिमा के साथ साथ उतने ही समान तरीके से मेल डिग्निटी भी प्रभावित हो जाती है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ बोथ men and women, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, जब भी हम लोग सेक्स संबंधित मुद्दों पर बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर उसको विमेन सेंसिटिव इशू ज़्यादा माना जाता है। पुरुषों से संबंधित जो उसमें सेंसिटिविटी है या जो डिग्निटी, जो ट्रीटमेंट उसमें पुरुषों को मिलना चाहिए, वैसी बातचीत में जो सम्मान के पात्र पुरुष हैं, पुरुषों को वैसे सम्मान से विमुख किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के भी भाषण में वही लैक ऑफ डिग्निटी दिखी, महिलाओं के प्रति तो दिखी ही, पुरुषों के प्रति भी वही इनसेंसिटिविटी और डिसरिस्पेक्ट उनके भाषण में दिखता है। आगे का एथिकल इशू आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में जिस फैमिली प्लानिंग के या पॉपुलेशन कंट्रोल के तरीके की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है। वो विड्रॉवल मेथड की बात कर रहे होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो विड्रॉवल मेथड है वो एक अनसाइंटिफिक तरीका माना जाता है। इसीलिए जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स, उनका एक वाइडर पब्लिक इन्फ्लुएंस होता है, उनका एक व्यापक जन प्रभाव होता है, और मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बात करें तो उसका और व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ऑफिशियल्स, द होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, दे मस्ट बी वेरी वॉचफुल ऑफ देयर वर्ड्स। तो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। और इसमें एथिकल इशू क्या है कि प्रमोटिंग अनसाइंटिफिक मेथड्स, प्रमोटिंग और एडवोकेटिंग unscientific methods of population control, unscientific methods of population control, अब ये देखें कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एथिकल इश्यूज थे वो हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें और भी अन्य नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। ये तो मेजर एथिकल इश्यूज हैं, और भी इसमें कुछ जो नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं वो है महिला शिक्षा का। विमेन एजुकेशन, आज के भी टाइम पे द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज़ नॉट एडिक्वेट, और हम ये जानते हैं कि विशेषकर जो महिलाएं हैं उनका रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा से नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको विमेन एजुकेशन और उनका जो रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग में से है उससे भी जोड़कर हम लोग इसको देख सकते हैं। अन्य जो नैतिक मुद्दा इसमें सामने आता है कि क्या रिप्रोडक्टिव कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, क्या ये केवल महिलाओं का बर्डन है, क्या ये केवल महिलाओं का दायित्व है? मुख्यमंत्री के भाषण से यह प्रतीत होता है कि द विमेन हैव टू एक्सरसाइज मोर control and more responsibility while taking decisions in family planning। तो कहीं ना कहीं ये एक अनड्यू बर्डन डालता है महिलाओं के ऊपर, जो एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया है। हमारे समाज में यह एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया है कि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल अधिकांशतः महिलाओं की जिम्मेदारी है। हम जब ये देखते हैं कि जब स्टेरिलाइजेशन संबंधी इस तरीके के जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कहीं अधिक ज़्यादा है। अगर आप कहें तो मोर देन 95% ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ऑन विमेन। तो इस प्रकार के जो कथन हैं वो और भी फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल का दायित्व महिलाओं के ऊपर वो बोझ डाल देते हैं, जबकि इसमें महिलाओं और पुरुषों, मेल और फीमेल दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। ये भी इसमें एक एथिकल इशू के रूप में सामने आता है। तो एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, इट इन्वॉल्व्स वेरियस एथिकल इशूज विच आर रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसे विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि राजनेताओं के द्वारा या पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा, सिविल सर्वेंट्स के द्वारा इस तरीके के अगर बयान दिए जाएं तो उन्हें कैसे रोकें, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिटिशियन की बात है, मोरल पॉलिटिकल एटीट्यूड हमारे टॉपिक में है यूपीएससी के सिलेबस में। तो पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग होती है, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सभी स्तर के नेताओं की जो है ट्रेनिंग कराई जाए और उनमें जेंडर सेंसिटिविटी पैदा करने का प्रयास किया जाए। तो पहली चीज क्या है कि प्रोमोटिंग जेंडर अवेयरनेस, promoting awareness regarding sexual and reproductive health issues and reproductive health issues in political programs and training, in political programs and ट्रेनिंग। जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उस दौरान नेताओं में जो जेंडर इशूज हैं, लैंगिक मुद्दे हैं, यौन स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हैं, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, उनको लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक तो मेजर ये हो गया इसमें। दूसरी बात क्या है, हम जानते हैं, हमने पीछे के एक वीडियो में पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के एथिक्स कमेटी के भी बारे में पढ़ा था। एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अभी भी काफ़ी चर्चा में है। तो एथिक्स कमेटी को, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के एथिक्स कमेटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स विकसित हों जो कि इन मुद्दों से संबंधित बातचीत में, किसी संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी किए जाएं। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स ऐसे विकसित हों जिनमें कि सेंसिटिव मुद्दों को लेकर किस प्रकार से बातचीत की जाए सदन के अंदर, उसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन हो। तो दूसरा हम लोग मेजर लिख सकते हैं, क्लियर गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियर गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स फॉर MPs and MLAs, और ये किसके द्वारा, तो एथिक्स कमेटी के द्वारा ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो जारी किए जाएं। आप जब भी मेजर्स लिखेंगे, जब भी आप किसी एथिकल इशू का समाधान बताएंगे, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, इंस्टीट्यूशनल उपाय आपको बताने हैं। जैसे हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रोग्राम और ट्रेनिंग की बात की, जैसे हम लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स की बात की एथिक्स कमेटी के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेजेस को कॉम्बैट करने के लिए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को कॉम्बैट करने के लिए एक हैंडबुक रिलीज की है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स से लड़ने के लिए एक हैंडबुक जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो नेताओं को चाहिए, पब्लिक ऑफिशियल्स को चाहिए, जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की उस हैंडबुक को रेफर करें और देखें कि उसमें ऐसे मुद्दों पर, जेंडर इशूज पे बहस करने के लिए किन शब्दावलियों का प्रयोग करना, किस वोकेबलरी का यूज करना एप्रोप्रिएट होगा। आगे का उपाय है, मीडिया का रोल ऐसे मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अक्सर मीडिया में भी ऐसे गंभीर मुद्दों पर, संवेदनशील सेंसिटिव इशूज पर बातचीत जो होती है, उसमें भी कई बार इनसेंसिटिविटी नज़र आती है, उसमें भी गंभीरता का अभाव नज़र आता है, अश्लीलता नज़र आती है, उसमें भी डेरोगेटरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है और ऐसा लगता है कि मतलब इन विषयों को लेकर जो एक गरिमापूर्ण, परिपक्व, डिग्निफाइड और मैच्योर डिस्कशन जो होना चाहिए वो नहीं है। तो एक उपाय के रूप में हम लोग रोल ऑफ मीडिया की भी बात कर सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया, और मीडिया का रोल क्या हो, तो वो इस प्रकार के वोकेबलरी को डेवलप करने में और प्रमोट करने में अपनी भूमिका अदा करे, ताकि इन मुद्दों पर बातचीत एक सभ्य तरीके से, सिविलाइज्ड तरीके से की जा सके। रोल ऑफ मीडिया इन डेवलपिंग एंड promoting appropriate vocabulary ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करने के लिए एक उपयुक्त शब्दावली का
विकास करना और उसका प्रचार प्रसार करना, प्रमोट करना, ये मीडिया का काम है। दूसरी बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेक्स संबंधित मुद्दों पर बात करना, एक परिपक्व तरीके से बात करना, समाज में एक टैबू क्यों माना जाता है? चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो, सेक्सुअल हेल्थ की बात हो। हम जानते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कई ऐसे क्राइम्स हैं, कई ऐसे अपराध हैं जो इन विषयों पर जानकारी के अभाव के कारण पैदा होते हैं। अगर हम बात करें, कंसेंट की बात करें, है ना, तो अक्सर ये होता है कि सेक्स क्राइम में कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कंसेंट की बात हो गई, या फिर हम जैसे कई बार स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की बात करते हैं, तो उसमें सेक्सुअल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। समाज में इन विषयों पर खुलकर बातचीत एक परिपक्व तरीके से, एक मैच्योर तरीके से जरूर की जानी चाहिए। तो एक मेजर के रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रोमोटिंग सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल एंड ओपन एंड मैच्योर डिस्कशन, खुले रूप से और परिपक्व चर्चा इन मुद्दों पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, सेक्सुअल इशूज पर हमारे समाज में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, मीडिया में होनी चाहिए। ये कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है। सेक्सुअल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब मसौदा जारी किया गया था, जब ड्राफ्ट एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया गया, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल राइट्स को शामिल करने की बात की गई, जिसे कि सेक्स एजुकेशन कहा जाता है। जब फाइनल ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया तो उसमें उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया गया था जो कि सेक्स एजुकेशन से जुड़ा था। हालांकि जो ड्राफ्ट एनईपी था उसका मानना था कि स्कूली शिक्षा में हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल राइट्स से संबंधित विषयों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो कंसेंट से जुड़ा हुआ है, वो रिप्रोडक्टिव राइट्स से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इन विषयों की जानकारी से विमुख रखेंगे, अगर उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो आने वाले समय में किस प्रकार के यौन अपराध संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उनको लेकर जो आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, डाउट्स हैं, वो सभी दूर नहीं हो पाएंगे, वर्तमान पीढ़ी के भी और आने वाली पीढ़ियों के भी। तो जो सामाजिक हकीकत है, जो 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 कि नेचुरल और बायोलॉजिकल रियलिटी है, हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में बातचीत को ऐसे मतलब पर्दे के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर एक परिपक्व और संवेदनशील तरीके से बातचीत की जानी चाहिए। हम अभी भी देखते हैं कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो कि स्कूली शिक्षा में सेक्स एजुकेशन को शामिल करने से हिचकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये जैसे राज्य स्कूली शिक्षा में कल्चर को प्रिजर्व करने के नाम पर सेक्स एजुकेशन को शामिल करने से रेलक्टेंट हैं, हिचकते हैं। उनका कहना है कि अगर हम यौन स्वास्थ्य संबंधित, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो इससे बच्चों की और हमारी संस्कृति जो है वो खराब हो सकती है। ये समझने वाली बात है कि किसी भी मुद्दे पर परिपक्व डिस्कशन करना जो हमारे प्राकृतिक और जो हमारे जैविक अस्तित्व का, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस का इंटीग्रल हिस्सा है, वो कहीं से भी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जनसंख्या नियंत्रण में और ज़्यादा अपनी भागीदारी कर यह संस्कृति को मजबूत ही करेगा। तो एक मेजर के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि प्रोमोटिंग सेक्स एजुकेशन and awareness of gender rights और इसका लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ऐसे मुद्दों पर बातचीत करना जिसे एक अभी सोशल टैबू माना जाता है, उसे टैबू ना माना जाए, उसे कोई प्रोहिबिटेड चीज नहीं मानी जाए, कोई उसे प्रोहिबिटेड चीज नहीं मानी जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? सो दैट डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक doesn't remain as a taboo, टैबू का अर्थ होता है कोई प्रोहिबिटेड चीज, कोई निषेध की गई, कोई मना की गई, रोकी गई
चीज़। तो अभी हम देखते हैं समाज में बड़ा दबे जुबान में इसके ऊपर बात करते हैं, अगर कोई बात कर दे तो उसकी बड़ी आलोचना होती है। तो हमें यह प्रवृत्ति दूर करनी होगी। अब ये हमारे मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड से जुड़ा है। एटीट्यूड जैसा हम जानते हैं क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति हमारे विचार या हमारा ओपिनियन, हमारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग और ओपिनियन टुवर्ड समथिंग और समबडी दैट इज पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर। एटीट्यूड हम किसे कहते हैं? अभिवृत्ति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को लेकर जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे ओपिनियन है, जो हमारा राय है, जो कि हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, उसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर बात मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड की हो रही है। तो मोरल एटीट्यूड क्या है? नैतिकता संबंधी मुद्दों को लेकर जो हमारा एटीट्यूड या अभिवृत्ति है, हम उसे मोरल एटीट्यूड कहते हैं। और राजनीति संबंधित मुद्दों को लेकर जो हमारा एटीट्यूड है, हम उसे पॉलिटिकल एटीट्यूड कहते हैं। तो मिला जुला कर यह एक मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप करने का केस स्टडी है, जिसमें कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विमेन हेल्थ, मेन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअल राइट्स और जेंडर इशूज के बारे में एक सिविलाइज्ड तरीके से, एक मैच्योर डिस्कशन, एक सेंसिटिव डिस्कशन समाज में अलग अलग मंचों पर कर सकें। तो इस केस स्टडी को हम एक पब्लिक ऑफिशियल और एक सिविल सर्वेंट के भी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप अपने कमेंट और फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।